हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैनुल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड्स की, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने बीएड के एंट्रेंस में पूछता है। और ये क्वेश्चंस मैंने बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन 2025 से उठाए हैं और उसको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस होने वाला है उसमें जब आएगा तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 131 क्वेश्चन नंबर, विच एरिया ऑफ स्टडी डज सीमेंटिक्स रिफर्स टू, जो कि यहाँ पे हमने हिंदी में भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच एरिया ऑफ स्टडी डज सीमेंटिक्स रिफर्स टू, तो वर्ड सीमेंटिक्स से आपको समझना है कि सीमेंटिक्स होता क्या है। तो सीमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग का स्टडी करना। जब हम किसी वर्ड, सेंटेंस या लैंग्वेज की मीनिंग को समझते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि लाइट का मतलब रोशनी भी होता है और उसका मतलब हल्का भी हो सकता है। तो मीनिंग की स्टडी करना क्या कहलाता है, सीमेंटिक्स। तो इसमें पूछ रहा है विच एरिया ऑफ स्टडी डज सीमेंटिक्स रिफर्स टू, इसका आंसर क्या होगा, स्टडी ऑफ मीनिंग्स। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज इज करेक्ट। अब इसमें हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा लैंग्वेज से रिलेटेड करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट। ओके, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन रूल्स दैट वेरी अक्रॉस कल्चर। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज होता क्या। लैंग्वेज क्या होता है, एक सोसाइटियल रूल्स होता है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है। हर कल्चर, हर सोसाइटी के लैंग्वेज रूल्स अलग होते हैं। लाइक अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो यहाँ के रूल्स जो है, बोलने का तरीका है, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बिहार, एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। और भी अगर आप किसी प्रदेश में जाओगे, किसी देश में जाओगे, कहीं भी आप जाओगे तो सब जगह के सोसाइटल रूल्स जो लैंग्वेजेस के हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन रूल्स। क्या इसको मतलब जो है एग्री किया जाता है रूल्स के ऊपर, जो कि वैरी करता है कल्चर टू कल्चर। हाँ, तो बात तो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट एंड इज जेनेटिकली इनहेरिटेड। क्या ये जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, यानी कि आपके फादर जो थे, आपके फादर के थ्रू आपके पास आया हुआ है। हाँ, ये भी बात सही कह रहा है, लेकिन इट एग्जिबिट्स लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। क्या हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज को साउंड से, उसकी मीनिंग से समझते हैं। हाँ, लॉजिकली कनेक्शन होता है इसका बीच का, कि बिटवीन साउंड एंड मीनिंग के बीच में हम जो बोल रहे होते हैं। कभी देखो, जैसे मैं बोल रहा होता हूँ अच्छा, तो दैट्स मीन कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं बोलूँ अच्छा, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ड्स के जो साउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस सिचुएशन में बोल रहा हूँ, वो जो है डिपेंड करता है कि उसकी मीनिंग क्या होगी। डी क्या है, इट इज प्राइमरीली कन्वेड थ्रू रिटन सिंबल्स। क्या हम कन्वे करते हैं रिटन सिंबल्स के थ्रू। हालांकि ये सब सही है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो बिल्कुल इसका आंसर है, वो है ए। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि हम पहले जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम अग्री करते हैं रूल्स के ऊपर, कि हाँ कहीं का रूल्स कुछ और है, कहीं कुछ और बोला जाता है, ठीक है। और ये जो जो वैरी करता है कल्चर टू कल्चर। तो पहला तो यही होगा कि हम जब उस लैंग्वेज को, उस रूल्स को समझेंगे, अग्री करेंगे, और ये सभी कल्चर में अलग अलग होता है, तभी तो आगे की बात होगी, तभी तो वो जेनेटिकली इनहेरिटेड होगा, तभी तो उसकी साउंड मीनिंग की बात होगी। ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन पहले हम अग्रीड होंगे। तो इसका आंसर ए है 132 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब ये ह्यूमन लैंग्वेज का की फीचर्स की बात कर रहा है। तो ह्यूमन लैंग्वेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्रिएटिविटी है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स नए सेंटेंस और आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बताओ, होता है ना कि जो बड़े बड़े राजा वगैरह होते होंगे, आपने देखा होगा फिल्मों में, कि उनकी जो लैंग्वेजेस होती थी वो डिफरेंट होती थी। वो समझ पाते थे, या फिर जो उनका खास आदमी होता था वो समझ पाता था। आज भी होता है, जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या उनके करीबी होते हैं, तो वो आपस में उनकी लैंग्वेज होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज की जो की फीचर्स क्या है, क्या वो फिक्स होती है, चेंजिंग मीनिंग्स होती है, नहीं,
बल्कि जैसे जैसे हम वेरियस कल्चर्स में जाते हैं या फिर हम डिफरेंट लोगों से, लाइक हम अपने घर में किसी और तरीके से बात कर रहे होते हैं और उसी को हम कभी जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो कोड वर्ड में बात करते हैं, जो हम घर वालों के सामने बात नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कोड वर्ड में, तो वो अनचेंजिंग होती नहीं है बल्कि चेंजिंग्स होती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओनली थ्रू स्पीच, अब ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एबिलिटी है, कभी हम इशारों से समझाते हैं, कभी अपने जेस्चर से समझाते हैं, कभी हम लिख कर समझाते हैं, कभी हम किसी भी तरीके से चल कर, मतलब किसी भी तरीके से हम समझा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ ओनली थ्रू स्पीच की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आता है प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, हाँ ये बात सही है, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज को प्रोडक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा। लेकिन डी भी सब पढ़ लेते हैं, डिपेंडेंस ऑन इमिग्रेशन अलोंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 134 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर आप या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ ना, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन वर्बल होता क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन करना, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, ये सब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे तो रिटन एंड एसे, तो इसके अंदर तो हम वर्बली बोल रहे हैं, वर्बली लिख रहे हैं इससे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। स्पीकिंग ऑन द फोन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम वर्बली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर, तो ये सी सही हो जाएगा। एंड रीडिंग एंड न्यूज़पेपर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं बल्कि हम दिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से किसी को समझा रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ मूव करते हैं। हु इज द एंशिएंट इंडियन लिंग्विस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आंसर बताने वाला नहीं हूँ कि ये आपको खुद सर्च करना है, क्योंकि ये फैक्चुअल है, और अगर आपने हिस्ट्री हल्का फुल्का पढ़ रखा है, एनसीईआरटी भी कवर अप कर रखा है, तो आपको ये पता ही होगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इनमें से एक ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत के जो संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, उन्होंने, उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है, उन्हें संस्कृत ग्रामर की फेमस बुक का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझ लो कि वो एंशिएंट इंडिया के एक फेमस लिंग्विस्ट थे, और उन्हें ग्रामेरियन भी कहा जाता है। मतलब एक उन्होंने पूरी संस्कृत को एक साइंटिफिक ग्रामर के अंदर कवर अप कर लिया था। तो उसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स टू क्रिएट मीनिंग इज कॉल्ड। जैसे अभी हमने बताया कि नॉन वर्बल, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइन होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे मीनिंग्स क्रिएट होती हैं, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेमियोटिक्स। ओके, डी। ओके, एंड अब क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ मूव ऑफ करते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स रीजनल या सोशल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कौन सा टर्म्स है जो सोशली वेरी होता है, जो वेरिड होता है, उसके अंदर वेरिएशन ला देता है लैंग्वेज के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक्सेंट, एक्सेंट भी नहीं होगा। क्यों एक्सेंट नहीं होगा? क्वेश्चन ये है क्योंकि एक्सेंट सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज करता है, ना कि उसकी चीजें चेंज कर देता है। सिर्फ एक्सेंट में क्या होता है, लाइक अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंडियन एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, बल्कि डिफरेंट है, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट डिफरेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डायलेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, हरियाणवी हो गया, ये सब क्या है? हिंदी के डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, और ये सोशल वेरिएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस ट्रांसलेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेटली डिफाइन करता है ट्रांसलेशन को। तो फर्स्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन कंटेंट फ्रॉम अ सोर्स टू अ टारगेट
लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जैसे इंग्लिश से हिंदी में टेक्स्ट कन्वर्ट करना ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन नहीं, ठीक है, ट्रांसलिटरेशन। ओके, तो ट्रांसलिटरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन कंटेंट फ्रॉम अ सोर्स टू अ टारगेट लैंग्वेज। हाँ, बात तो सही कर रहा है कि ये प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का रिटन कंटेंट को फ्रॉम अ सोर्स से, कि कोई सोर्स से, लाइक जैसे कि मुगल पीरियड की जो एंशियंट बुक्स थी, सॉरी मुगल पीरियड की जो बुक्स थी और जो एंशियंट पीरियड की जो स्क्रिप्चर्स वगैरह होते थे, तो वो सब जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी होती थी, लेकिन उन्हें हम क्या करते थे, अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर सही है ए। लेकिन और भी हम पढ़ लेते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स इन रिटन चार्ट। हाँ, बात तो सही है, लेकिन हम ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स इन रिटन कैरेक्टर की बात नहीं होगी यहाँ पे। इट इज यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज इन इंटरचेंजेबली, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक, कन्वर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट टू अनदर, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 139, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्वाइजेशन इज करेक्ट? तो 139 का आंसर क्या होगा? अ चाइल्ड लैंग्वेज लर्निंग बिगिंस इन स्कूल। ये बताओ, हम कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? क्या वो चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज स्टार्ट कर देता है स्कूल के अंदर से सीखना? गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई वो स्कूल तो जाता है कम से कम 4 साल पे, 3 साल पे, बहुत जल्दी अगर जेंजीज लोग पहुंच गए हैं। लेकिन अब वो उससे पहले जो सीखा है, बोलना सीख चुका है, वो कहाँ सीखा है? वो होम से सीखा है, ना कि स्कूल से। तो पहला आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑल लैंग्वेज आर लर्न बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ग्रामर थ्योरी। अच्छा, ये बताओ, आपने जो सीखा लैंग्वेज, क्या आपने कोई ग्रामर सीखी थी? नहीं, बल्कि आपके घर पे वो बोला जाता था, उसके थ्रू आप सीख गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज बेटर इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, अगर हम हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा कल्चरली लैंग्वेज है, जो हमारा मदर टंग है, वो अगर हिंदी है, तो हम जितना अच्छा हिंदी में समझ सकते हैं उतना हम इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो हमारी मदर टंग होनी चाहिए। अब मैं हिंदी बात कर दूं तो आप कहो कि अरे सर, हिंदी में तो जो क्या कहते हैं बुक्स लिखी होती है, हमें समझ में नहीं आती, इतनी अच्छी मुझे इंग्लिश में आ जाती है। भाई वो हिंदी है, वो प्योर हिंदी है। लेकिन आप जो बोल रहे हो, आप जिस कल्चर में रह रहे हो, आपकी जो मदर टंग है, वो प्योर हिंदी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सी का आंसर सही हो जाएगा। अब हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि आइडियली चिल्ड्रेन शुड लर्न वन लैंग्वेज एट ए टाइम। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक टाइम पे बंदा 2 से 3 लैंग्वेजेस सीख सकता है। हम स्कूल में भी पढ़ते थे, कभी उर्दू की किताबें पढ़ते थे, कभी हिंदी की पढ़ते थे, कभी इंग्लिश की पढ़ते थे, तो ऐसा होता था। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सी, चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज बेटर इन दियर फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ मूव करते हैं। 140 क्या कहता है? 140 कहता है विच कंडीशन इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी विद एक्यूरेट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड डिकोडिंग। तो 140 का आंसर क्या है? 140 का आंसर है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि डिलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसमें रीडिंग और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में डिफिकल्टी होती है। तो यानी बच्चा लेटर्स और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हकलाना हो जाता है, लिस्पिंग जैसे प्रोनाउंसिएशन इशू हो जाती है, होता नहीं है? तो उसको क्या बोलते हैं? इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 141, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज। तो इसके अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि जो यहाँ पे करेक्ट होता है वो टिक करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की जा रही है। हमें वो आइडेंटिफाई नहीं करना है जो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या कह रहा है कि आ लैंग्वेज रिमेन्स द सेम ओवर अ टाइम। तो लैंग्वेज ओवर टाइम कहाँ सेम रहती है?
अब अपने बाप दादा को देखो, वो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते थे, लेकिन आज हम दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, काफी डिफरेंट जो है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। अब इसमें जाहिर सी बात है, इसमें इनकरेक्ट की बात की गई है, तो इसका आंसर ए ही होगा। लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम, हाँ बात सही है। लैंग्वेज जो में जो रूल गवर्न होता है, एक सिस्टम होता है, उसी के थ्रू हम बोलते हैं। लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर, ये भी बात सही है। ठीक है, लैंग्वेज इज ए व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज, हाँ ये भी सही है। लैंग्वेज के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, हालांकि पहला गलत हो जाएगा। अब इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 142 देखते हैं। 142 कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट अ फ्रेज इज नॉट करेक्ट, यानी जो फ्रेज है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इट कंप्राइजेज अ क्लियर सब्जेक्ट प्रेडिक्शन कॉम्बिनेशन, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जैसे मैं बोलूं टेक आउट, टेक आउट में आप क्या समझे? उसमें सब्जेक्ट समझे आप, उसमें प्रेडिकेट समझे, कोई कुछ समझे में नहीं आया। लेकिन इसमें कह रहा है क्लियर हो जाता है, तो भाई क्लियर कहाँ होता है? क्लियर होता ही नहीं है। और इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि फिर भी हम पढ़ें। इट इज अ ब्रीफ एक्सप्रेशन, गलत, क्योंकि एक ब्रीफ एक्सप्रेशन, हाँ सॉरी, ये ब्रीफ एक्सप्रेशन, हाँ ये सही होगा। देखिए ये बात सही कह रहा है फ्रेज के बारे में, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया है ना। तो फ्रेज के बारे में ठीक है, हाँ वो ब्रीफ एक्सप्रेशन देता है, बात सही कह रहा है। इट लैक्स नेसेसरी कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट, बात ये भी सही कह रहा है। इट प्लेज अ पर्टिकुलर रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये भी बात सही कह रहा है। ये फ्रेज के बारे में करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 अब मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट रिटन वर्सेस स्पोकन लैंग्वेज इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए होगा। कैसे? अ गिवन लैंग्वेज कैन नॉट बी रिटन इन मोर देन वन स्क्रिप्ट, ये कैसी बात कर रहा है? ये कह रहा है कि ये कोई लैंग्वेज है, उसको नहीं लिखा जा सकता है मोर देन वन स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है, तो ये गलत बात कर रहा है। और यहाँ पे पूछा भी गया इनकरेक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि आपने फारसी सुनी होगी, पर्शियन और उर्दू, इनकी स्क्रिप्ट सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत कह रहा है, तो इसका आंसर ए होगा 143 का। अब 144 की तरफ मूव करते हैं। विच एबिलिटी इंडिकेट्स रीडिंग विद कंप्रीहेंशन, ठीक है, तो इसमें इंडिकेट करने की बात कर रहा है रीडिंग विद कंप्रीहेंशन। एबिलिटी टू करेक्ट कॉपी द टेक्स्ट, ये बताइए कि आपके एग्जाम में कंप्रीहेंशन इंग्लिश आती है, क्या आपको सिर्फ कॉपी करनी होती है? नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एबिलिटी टू करेक्टली रिकॉग्नाइजेशन द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, क्या आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना होता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 144 बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एबिलिटी टू करेक्ट कॉपी द टेक्स्ट, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एबिलिटी टू करेक्टली रिकॉग्नाइज द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? एबिलिटी टू पोज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, हाँ ये बात सही हो जाएगा। हम उसके अंदर से क्वेश्चन पोज करते हैं, हम उसमें से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, हमें वो समझना होता है, ना कि सिर्फ कॉपी करनी होती है, ना ही रिकॉग्नाइज करना होता है वर्ड्स को, बल्कि एबिलिटी टू पोज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बेस्ड पे हमें क्वेश्चन पोज करने होते हैं। एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, हाँ रीड तो होती है लेकिन उसे समझना भी होता है, यहाँ पे समझने की बात नहीं की गई है, सिर्फ रीड की बात की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ हम मूव करते हैं। टॉकिंग अबाउट इवेंट नॉट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी हम कोई ऐसे इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना कि वो प्रेजेंट है, ना ही पास्ट है, ना ही सॉरी हाँ नॉट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो इवेंट्स ना ही प्रेजेंट है, ना ही पास्ट है, ना ही फ्यूचर है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेट्स विच लैंग्वेज फीचर्स, तो ये कौन सा आता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का। ठीक है, इसका आंसर है इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट जो है वो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की फीचर होती है जिसमें ह्यूमंस क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम के अलावा पास्ट और फ्यूचर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट्स नॉट प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन को समझो, तो इसका आंसर होगा बी। तो इसके अंदर हम टॉकिंग करते हैं इवेंट्स जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है बल्कि वो पास्ट है या फिर फ्यूचर है, नॉट प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, विच इज नॉट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर इनकवरेजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या होगा? बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो 147 की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, एक तो मैं दूंगा कि आप बताओ खुद ही। ठीक है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा बी 22। एंड क्वेश्चन नंबर 148, which is not a criterion for granting classical language status in India। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर, जैसे कि देखो क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज होता है कि स्टेटस के लिए एंशिएंट हिस्ट्री और लिटरेचर को इम्पोर्टेंट होता है, नहीं स्पीकर्स के नंबर नहीं। इसमें मतलब ये कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के लिए होता है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री या रिच लिटरेचर्स जैसे जो रिच कल्चरली होते हैं, लाइक संस्कृत। संस्कृत क्या है? इसको क्या कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज? इसलिए क्योंकि ये डिफाइन नहीं करता है कि हाँ कितने लोग बोल रहे हैं। ये क्लासिकल लैंग्वेज इज टू बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिचनेस ऑफ कल्चर, कि कितना ये पुराना है, ये हमारी सभ्यता से है या नहीं है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका ए है कि एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट। तो ये ए की बात कुछ और कर रहा है कि ये एंटिक्विटी है ऑफ अर्ली टेक्स्ट, सिर्फ अर्ली टेक्स्ट में जो है बस उसी की बात कर रहा है, ना कि ये कल्चरली रिच की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? नॉलेज टेक्स्ट इन प्रोज एज वेल एज पोएट्री एंड इपिग्राफी। क्या ये जो टेक्स्ट के नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है कि इन प्रोज एज वेल एज पोएट्री एंड एपिग्राफी के ऊपर होता है, या नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग द लैंग्वेज इसके बेस्ड होता है? क्या होता है? रिकॉर्डेड हिस्ट्री और 1500, बल्कि ये इसमें नहीं होता है, बल्कि हाई इंटीग्रिटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट पे होता है। क्यों होता है ऐसा? तो भाई तमिल में लोग जो है तमिल ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, और भोजपुरी भी काफी लोग बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग के ऊपर कैसे क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दे दिया जाएगा? बल्कि इस पे दिया जाता है कि उसकी रिचनेस कितनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि नॉट की बात कर रहा है ना, तो नॉट तो यही होगा, सी आंसर सही होगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 149, विच स्टेटमेंट अबाउट ईडियम्स इज नॉट करेक्ट। तो ये बताइए, ईडियम्स आर यूनिवर्सल एंड इजीली ट्रांसलेटेबल। क्या ईडियम्स को यूनिवर्सल होता है? क्या वो इजीली ट्रांसलेबल होता है? तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो बताइए 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर क्या होगा? इस पहला तो देखो, इडियम्स जो होता है वो क्या होता है? इडियम्स यूनिवर्सल एंड इजी ट्रांसलेबल होता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात पूछा गया है, तो ये तो सही हो जाएगा। इडियम्स कैन रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, ये भी बात सही है। इडियम कैरी ऑन लिटरेचर मैटर, ये भी बात सही है, ये भी बात सही कह रहा है। लेकिन ये गलत बात बोल रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं होता है, इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, बल्कि वो कल्चरली ही समझा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, विच डज लेक्सिकोग्राफी इन्वॉल्व्स। तो क्वाइनिंग न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। सबसे पहले लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है डिक्शनरी को कंपाइल करना। तो इसका आंसर होगा बी, कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। तो ये वर्ड से ही खेला गया, अगर आप वर्ड्स आपको पता है तो आप इजीली लगा लोगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ओके, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, जो कि 2K25 में पूछा गया था बीएड के एंट्रेंस में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से समझ जाते हो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आप इजीली लगा पाओगे। ठीक है, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर इसी तरीके से आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें 74, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 74658473
17 पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आप अपनी किसी भी इश्यूज़ को, किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी कंफ्यूजन को ड्रॉप कर सकते हो और उसमें आपको जो भी होगा उसमें सॉल्यूशन बताया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।